इस विचार के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहिए जनाब कि आप जो मेहनत कर रहे हैं उसके अनुरूप आपको यकीनन परिणाम है जो मिलेगा। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं आप सभी का। कक्षा 12 की जो आरोह है भाग 2 पुस्तक हमने प्रारंभ कर रखी है। आज उसका अंतिम पाठ है 18वां, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर साहब का यह अध्याय है। देखिए साथियों, अब तक हमने कक्षा 9 की दोनों पुस्तकें कृतिका और क्षितिज भाग 1 कंप्लीट कर ली, कक्षा 10 की पूरी कर ली, कक्षा 11 की पूरी कर ली और कक्षा 12 के अंदर अपनी एक पुस्तक और बची। उसके बाद में जो सूचना संचार माध्यम वाली पुस्तक है वो भी आपको करवा दें, या यूँ कहें कि लगभग हमारा 9 से 12 वाला पाठ्यक्रम है जो पूर्णता की ओर है, जो अग्रसर हो रहा है। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास जो कक्षा 11-12 के अंदर कॉमन रूप से चला करते वो भी हमने पढ़ा दिए। प्लेलिस्ट में मिल जाएगी ये सारी चीज़ें आपको, ठीक है। स्नातक स्तर वाला चल ही रहा है और जल्दी ही ग्रेड फर्स्ट और सेकंड के लिए कुछ और चीज़ें जो बची हुई है वो भी धीरे धीरे आपको करवा दी जाएगी। बस वीडियो को लाइक करें, आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर निःशुल्क रूप से करवाया जा रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को जोड़ेंगे तो उनकी भी मदद हो पाएगी। और पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर क्लिक कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है जिस पर 5300 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। वहाँ पर मैं सवाल वगैरह डालता रहता हूँ, सूचनाएं डालता रहता हूँ, तो वहाँ से भी आप लाभ ले सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, पहले परिचय देखते हैं इनका। 14 अप्रैल सन 1891 महू मध्य प्रदेश में जन्म होता है साहब इनका, ठीक है। 14 अप्रैल सन 1891 महू मध्य प्रदेश में। और महू मध्य प्रदेश, यहाँ से एक नदी भी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है वो आप कमेंट है जो करके बताइएगा। रचनाओं की हम बात करें तो द कोस्टस इन इंडिया, द कोस्टस इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट 1917 में प्रथम प्रकाशित कृति। द अनटचेबल्स, हु आर दे 1948 में। हु आर द शूद्राज 1946। बुद्धा एंड हिज धम्मा, बुद्धा एंड हिज धम्मा 1957। थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स 1955। द प्रॉब्लम्स ऑफ द रूपी 1923। द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, पीएचडी की थीसिस थी इनकी 1916। द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन 1965। ऑलमोस्ट इन्होंने जो जितनी रचनाएं थी लगभग सारी अंग्रेजी में लिखी। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 में। लेबर एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी 1943। बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म 1956 पुस्तकें और भाषण। मूक नायक, बहिष्कृत, भारत, जनता, ये इन पत्रिकाओं का संपादन इन्होंने किया था। तो मूक नायक को जरूर ध्यान में रखिएगा आप। उनकी रचनाओं को एक जगह लिखकर आप अच्छे से 3-4 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगी। हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हुआ है। तो ये खंड जो है कितने खंडों में प्रकाशित हुआ ये कई बार पूछा गया, तो बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय का 21 खंडों में प्रकाशित हुआ है, ठीक है। और दिसंबर सन 1956 में साहब देहांत हो जाता है दिल्ली के यहाँ, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे हम बात करें तो अगर इंसानों के अनुरूप जीने की सुविधा कुछ लोगों तक ही सीमित है, तब जिस सुविधा को आमतौर पर स्वतंत्रता कहा जाता है उसे विशेषाधिकार कहना उचित है साहब। ध्यान में रखिएगा पंक्तियों को। आगे हम बात करें इनके विषय में तो मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे, बहुत पढ़े लिखे। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क, अमेरिका, फिर वहाँ से लंदन गए। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। सब मिलाकर इतिहास मीमांसक, विधिवेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर है जो उभरे, यानी खूब पढ़े। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और
मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक प्रयास किया। भारतीय संविधान के निर्माताओं में से एक कौन? डॉक्टर भीमराव आंबेडकर साहब। आधुनिक भारतीय चिंतन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान के अधिकारी और प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी इनको बनाया गया था। उन्होंने जीवन भर दलितों की मुक्ति एवं सामाजिक समता के लिए संघर्ष किया। उनका पूरा लेखन इसी संघर्ष और सरोकार से जुड़ा हुआ है। स्वयं दलित जाति में जन्मे डॉक्टर अंबेडकर ने बचपन से ही जाति आधारित उत्पीड़न, शोषण एवं अपमान से जो इनको गुजरना पड़ा था साहब। इसीलिए विद्यालय के दिनों में जब एक अध्यापक ने उनसे पूछा क्या कि तुम पढ़ लिख कर क्या बनोगे, तुम पढ़ लिख कर क्या बनोगे, किसका कथन? अध्यापक का। तो बालक भीमराव साहब ने जवाब दिया, क्या मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा, अछूतों के लिए नया कानून बनाऊंगा और छुआछूत को जो ख़त्म करूंगा। ये कथन था, ये शब्द थे भीमराव साहब के। डॉक्टर अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन इसी संकल्प के पीछे झोंक दिया। इसके लिए उन्होंने जमकर पढ़ाई की। व्यापक अध्ययन एवं चिंतन मनन के बल पर उन्होंने हिंदुस्तान के स्वाधीनता संग्राम में एक नई अंतर्वस्तु भरने का काम किया। वह यह था कि दास्ता का सबसे व्यापक व गहन रूप सामाजिक दास्ता है और उसके उन्मूलन के बिना कोई भी स्वतंत्रता कुछ लोगों का विशेषाधिकार रहेगी, इसीलिए अधूरी होगी। उनके चिंतन व रचनात्मकता के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। ध्यान में रखना, बहुत अच्छा सवाल बन सकता है कि अंबेडकर साहब के चिंतन व रचनात्मकता के मुख्यतः 3 प्रेरक कौन व्यक्ति थे? तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। और अगला ऑप्शन आ गया उपरोक्त सभी। तो ध्यान में रखना, ये सभी थे। जातिवादी उत्पीड़न के कारण हिंदू समाज से मोह भंग होने के बाद वे बुद्ध के समतावादी दर्शन में आश्वस्त हुए और 14 अक्टूबर सन 1956 को 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध मतानुयायी है जो बन गए थे। तो कब बने? 14 अक्टूबर सन 1956 को 5 लाख अनुयायियों के साथ क्या? बौद्ध मतानुयायी बन गए थे। भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका और एकनिष्ठ समर्पणों के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनकी समुची बहुमुखी विद्वता एकांत ज्ञान साधना की जगह मानव मुक्ति व जन कल्याण के लिए थी, जो उनकी ज्ञान साधना थी। यह बात तो अपने चिंतन और क्रिया के क्षणों से बराबर साबित करते रहे। अपने इस प्रयोजन में वे अधिकतर सफल भी हुई है। जो वो करना चाहते थे लोगों के लिए, लोगों के जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए, वो अंतिम समय तक करते रहे, कुछ हद तक हुआ भी। आज का जो पाठ है, यहाँ प्रस्तुत पाठ अंबेडकर के विख्यात भाषण, उनका जो प्रसिद्ध भाषण रहा है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 वाला, के लल्लई सिंह यादव द्वारा कृत हिंदी रूपांतरण है। ये जाति भेद का उच्छेद, ये भाषण है लल्लई सिंह यादव कृत, हिंदी रूपांतरित किया गया इनके द्वारा। 2 प्रकरणों के तौर पर है ये भाषण जाति पाति तोड़क मंडल के वार्षिक सम्मेलन सन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन को स्थगित कर दिया गया और यह भाषण जो पढ़ा नहीं जा सका। बाद में अंबेडकर ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में प्रकाशित कर वितरित किया, जो पर्याप्त लोकप्रिय भी हुआ। उनके अनुसार समानता, स्वतंत्रता व बंधुता, ये 3 तत्व आदर्श समाज में अनिवार्यतः होने चाहिए। तो समाज के अंदर अंबेडकर साहब के अकॉर्डिंग क्या अनिवार्य, आदर्श समाज में क्या अनिवार्यता होना चाहिए? तो 3 तत्व बताए उन्होंने, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता। ये सवाल पहले भी पूछा गया है, माफ कीजिएगा व्यवधान हेतु, ये सवाल पहले भी पूछा गया, तो आपको ध्यान में रखना समानता, स्वतंत्रता और बंधुता, ये तीनों तत्वों को। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि जिससे लोकतंत्र सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान की प्रक्रिया के अर्थ तक है जो भी पहुँचे। यहाँ प्रस्तुत पाठ उक्त पुस्तिका के प्रतिनिधि प्रकरण है। आज के जाति मजहब आधारित विषाक्त सामाजिक राजनीतिक माहौल में इसकी प्रासंगिकता और भी है जो बढ़ गई है साहब। चलिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा प्रारंभ करते हैं अध्याय को कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की जो कमी नहीं है। ये पंक्ति देकर पूछा जा सकता है कि इस अध्याय से लिखे श्रम विभाजन और जाति प्रथा अंबेडकर साहब। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन है जो करते हैं जातिवाद वाले। कैसे? समर्थन का एक आधार ये कहा जा सकता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक है जो मानता है।
जो सभ्य समाज आधुनिक। चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही एक तरीके से दूसरा रूप है, इसीलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में भी पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी है जो रूप लिए हुए है, कि जाति के अकॉर्डिंग है जो लोगों को काम पे लगाया जा रहा है, ये इस जाति का काम है तो ये इस जाति का काम है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन है जो नहीं करती, इस प्रकार से लोगों में भेदभाव है जो व्याप्त नहीं करती है। भारत की जो जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि ये श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी जो करार देती है, यानी कि जो मैंने कहा भेदभाव है जो पनपा देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में है जो नहीं पाया जाता है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो ये स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वे अपना पेशा, अपना कार्य चुनाव स्वयं कर सके, खुद कर सके, यह नहीं कि जाति के आधार पर उनको लगाया जाए काम। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इसमें मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है कि ये मोची है तो इसका काम करेगा, ये दर्जी है तो ये काम करेगा, ऐसा ऐसा सब। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती है। जाति प्रथा जो है वो पेशे का काम का उसके जो करने वाला है वो वर्ग दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण पहले से निर्धारित नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में जो बांध भी देती कि ये जाति का तो यही करेगा जीवन भर, भले ही पेशा काम अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखो ही है जो मर जाए, गरीबी में जीवन यापन क्यों करे। आधुनिक युग में स्थिति प्राय आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन है जो हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा फिर चारा ही क्या रह जाता है। कुछ ऐसी स्थिति आ जाए उसका काम नहीं चले, जिस जाति से संबंधित उसका उस जाति से संबंधित जो काम वो करता रहा है पुरातन काल से वो काम नहीं चली तो फिर क्या करेगा बेचारा, दूसरी ओर स्विच होगा तो लोग कर होने नहीं देंगे तो फिर भूखे मरने की स्थिति आ जाएगी। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसके पैतृक पेशा न हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण है जो बनी हुई है। ये आज के संदर्भ में तो जो लेख है, ये जो भाषण का जो अंश है यहाँ पर लागू नहीं होता है, परिस्थितियाँ बदल रही है आजकल। व्यक्ति लगभग जिसमें महारत उसको हासिल होती है, जो जिस क्षेत्र में जाना चाहे उस क्षेत्र में जा सकता है, मतलब स्थितियाँ बदल रही है अब तो। इस प्रकार हम देखते हैं, मतलब तत्कालीन समय में ऐसा ज़्यादा रहा। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान तो महत्व नहीं रहता। पूर्व लेख ही इसका आधार है। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी है कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विवशतावश जो करते हैं। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालने वाला काम करने और काम करने के लिए कम काम करने के लिए प्रेरित करते कि चलो छोड़ो यार टालने वाले। ऐसी स्थिति में यह जहाँ काम करने वालों का न दिल लगता हो न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। जिस काम में आपकी रुचि नहीं हो, जिस काम में आपका मन नहीं लग रहा है, उसमें आप एक्सपर्ट कैसे बन सकते हो, कुशल है जो कैसे बन सकते हो। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय है जो बना देती है। साहब अगला जो प्रकरण वाला है, अगला जो अंश है, मेरी कल्पना का आदर्श समाज। इनकी कल्पना क्या है, इनके विचार के अनुसार आदर्श समाज क्या होना चाहिए। तो जाति प्रथा के खेदजनक परिणामों की नीरस गाथा को सुनते सुनाते आप में से कुछ लोग निश्चय ही ऊब गए होंगे। यह अस्वाभाविक भी नहीं है। अतः अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे ये प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ माफ करें, यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है।
ठीक है, यदि ऐसा पूछेंगे तो मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता और भ्रातृता पर यानी बंधुता पर है जो आधारित होगा। क्या यह ठीक नहीं है? भ्रातृता अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कि कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे तक संचारित हो सके। ऐसे समाज के बहुविधि हितों में सबका भाग होना चाहिए। समाज हितार्थ जो कार्य होता है उसमें सबका भाग होना चाहिए, सबके हिस्सेदारी होना चाहिए, सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध बिना बाधा के संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है और इसी का दूसरा नाम क्या है? लोकतंत्र है साहब। क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इनमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। इसी प्रकार स्वतंत्रता पर भी क्या कोई आपत्ति हो सकती है? गमनागमन की स्वाधीनता, आने जाने की स्वाधीनता, जीवन तथा शारीरिक सुरक्षा की स्वाधीनता के अर्थों में शायद ही कोई स्वतंत्रता का विरोध करे। इसी प्रकार संपत्ति के अधिकार हो गया, जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक औजार व सामग्री रखने के लिए अधिकार हो गया, जिससे शरीर को स्वस्थ रखा जा सके, के अर्थ में स्वतंत्रता पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती। तो फिर मनुष्य की शक्ति के सक्षम एवं प्रभावशाली प्रयोग की भी स्वतंत्रता क्यों न प्रदान की जाए? जाति प्रथा के पोषक जीवन, शारीरिक सुरक्षा तथा संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता को तो स्वीकार कर लेंगे सब लोग, परंतु मनुष्य के सक्षम एवं प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता देने के लिए जल्दी तैयार नहीं होंगे जो वो करना चाहता है। क्योंकि इस प्रकार की स्वतंत्रता का अर्थ होगा अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता, किसी को नहीं है तो उसका अर्थ उसे दास्ता में जकड़ कर रखना होगा। क्योंकि दास्ता केवल कानूनी पराधीनता को ही नहीं कहा जा सकता, दास्ता में वह स्थिति भी सम्मिलित है। कौन सी स्थिति? जिससे कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्य का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। कुछ लोगों ने कहा यही काम करना आपको, तो उन लोगों को वही काम करने के लिए मजबूर होना भी एक तरह की दास्ता है। यह स्थिति कानूनी पराधीनता न होने पर भी पाई जा सकती है। उदाहरणार्थ जाति प्रथा की तरह ऐसा वर्ग होना संभव है जहाँ कुछ लोगों की अपनी इच्छा के विरुद्ध पेशे अपनाने पड़ते हैं। अब आइए समता पर विचार कर लेते हैं। तीसरा बिंदु समता। क्या समता पर किसी की आपत्ति हो सकती है? फ्रांसीसी क्रांति के नारे में समता शब्द की ही विवाद का विषय रहा। फ्रांस से तो ये सवाल पूछा जा सकता है, समता शब्द किस क्रांति में विवाद का विषय रहा? फ्रांसीसी क्रांति में। इस अध्याय के अनुसार समता के आलोचक ये कह सकते हैं कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते और उनका ये तर्क वजन भी रखता है, लेकिन तथ्य होते हुए भी ये विशेष महत्व नहीं रखता, क्योंकि शाब्दिक अर्थ में समता असंभव होते हुए भी ये नियामक सिद्धांत है। मनुष्यों की क्षमता 3 बातों पर निर्भर करती है। कौन कौन सी बातें? शारीरिक वंश परंपरा पर, सामाजिक उत्तराधिकार तथा अर्थात सामाजिक परंपरा के रूप में माता पिता की कल्याण कामना, शिक्षा तथा वैज्ञानिक ज्ञानार्जन आदि सभी उपलब्धियों जिनके कारण सभ्य समाज जंगली लोगों की अपेक्षा विशिष्टता है जो प्राप्त करता है। और अंत में तीसरा किस पर निर्भर करता है? मनुष्य के अपने प्रयत्न पर, अपनी कोशिशों पर। इन तीनों दृष्टियों से निसंदेह मनुष्य समान नहीं होते। तो क्या इन विशेषताओं के कारण समाज को भी उनके साथ असमान व्यवहार करना चाहिए? तो समता विरोध करने वालों के पास इनका है जो इसका क्या जवाब है इनका? व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण से देखें हम व्यक्तिगत रूप से, असमान प्रयत्न के कारण असमान व्यवहार को अनुचित है जो नहीं कहा जा सकता साहब। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता का विकास करने का पूरा प्रोत्साहन देना सर्वथा उचित है। उत्साहवर्धन करना चाहिए कि जो तू करना चाहे वो कर, अगर तुम्हें क्षमता योग्यता है तो। परंतु यदि मनुष्य प्रथम 2 बातों में असमान है तो क्या इस आधार पर उनके साथ भिन्न व्यवहार उचित है? उत्तम व्यवहार के हक की प्रतियोगिता में वे लोग निश्चय ही बाजी मार ले जाएंगे जिन्हें उत्तम कुल, शिक्षा, पारिवारिक ख्याति, पैतृक संपदा तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठा का है जो लाभ प्राप्त है। इस प्रकार पूर्ण सुविधा संपन्नों को ही उत्तम व्यवहार का हकदार माना जाना वास्तव में निष्पक्ष निर्णय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह सुविधा संपन्नों के पक्ष में निर्णय देना होगा। अतः न्याय का तकाजा यह है कि जहाँ हम तीसरे यानी कि प्रयासों की असमानता जो मनुष्य के अपने वश की बात है आधार पर मनुष्य के साथ असमान
असमान व्यवहार को उचित ठहराते हैं। वहाँ प्रथम दो आधार जो है मनुष्य के अपने वश की बातें नहीं है, लेकिन ये तो है, पर उनके साथ असमान व्यवहार जो नितांत अनुचित है, और हमें ऐसे व्यक्तियों के साथ यथासंभव समान व्यवहार है जो करना चाहिए। कुल मिला के बात ये इन सारी बातों का कि आदमी जो करना चाहे ना, बिना किसी शर्तों के, बिना किसी पुरातन भेदभाव के उसे करने देना चाहिए, उसकी योग्यता उसकी क्षमता के अनुसार कार्य है। दूसरे शब्दों में समाज की यदि अपने सदस्यों से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करनी है समाज को, तो ये तो संभव है जब समाज के सदस्यों को आरंभ से ही समान अवसर एवं समान व्यवहार उपलब्ध है जो कराया जाए। समता का औचित्य यही है, यहीं पर समाप्त नहीं होता है, इसका और भी आधार उपलब्ध है। एक राजनीतिज्ञ पुरुष का बहुत बड़ी जनसंख्या से पाला पड़ता है। राजनीतिक लीडरों का अपनी जनता से व्यवहार करते समय राजनीतिज्ञ के पास न तो इतना समय होता है, न प्रत्येक के विषय में इतनी जानकारी ही होती है, जिससे वह सबकी अलग अलग आवश्यकताओं और क्षमताओं के आधार पर वांछित व्यवहार अलग अलग है जो कर सके। वैसे भी आवश्यकताओं और क्षमताओं के आधार पर भिन्न व्यवहार कितना भी आवश्यक तथा औचित्यपूर्ण क्यों न हो, मानवता के दृष्टिकोण से समाज दो वर्गों व श्रेणियों में है जो नहीं बांटा जा सकता। ऐसी स्थिति में राजनीतिज्ञ को अपने व्यवहार में एक व्यवहार्य सिद्धांत की आवश्यकता रहती है, और यह व्यवहार्य सिद्धांत यही होता है कि सब मनुष्यों के साथ समान व्यवहार है जो किया जाए। राजनीतिज्ञ यह व्यवहार इसलिए नहीं करता कि सब लोग समान होते, बल्कि इसलिए कि वर्गीकरण एवं श्रेणीकरण संभव होता है। इस प्रकार समानता यद्यपि काल्पनिक जगत की वस्तु है, फिर भी राजनीतिज्ञ को सभी परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए उसके लिए यही मार्ग भी रहता है, क्योंकि यही व्यवहारिक भी है और यही उसके व्यवहार की एकमात्र है जो कसौटी भी कि वो समता के साथ व्यवहार करे। तो ये था अपना अध्याय और ये था आखिरी अध्याय। तो इस तरीके से अपनी कक्षा 12 की आरोह पुस्तक क्या होती है, पूर्ण होती है साहब। ठीक है, सभी से अनुरोध, वीडियो को जब भी देखो आप यार लाइक किया करो, और जब भी देखो अपने जो भी ग्रुप है आपके हिंदी के, जो भी हिंदी की इससे तैयारी करने वाले दोस्त हैं, उन सभी के साथ शेयर भी किया करो, उनको बोला करो चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि उनको भी मदद हो सके और अपना ये परिवार भी आगे बढ़ सके। और पहली बार देख रहे हो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाले निशान पर क्लिक करना, और ऑल लिखा हुआ आएगा उस पर क्लिक करना, ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा आपको। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से चैनल है टेलीग्राम, इस पर 5300 से अधिक लोग जुड़े हुए। और आप पढ़ाई को लेकर अगर डिमोटिवेट रहते हैं तो मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है आदि की आवाज़ नाम से, जिस पर मैं बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो डालता रहता हूँ पढ़ाई से संबंधित। किस प्रकार क्या तैयारी करें, किस प्रकार खुद को मोटिवेट रखें, किस प्रकार टाइम टेबल बनाकर हम आगे चल सकते हैं, तो ये तमाम चीज़ें, तमाम वीडियो आदि की आवाज़ पर मैं डालता हूँ। तो उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।